नमस्कार, मैं हूं सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय ये पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। ये है लेक्चर 1। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक है वो आपको वेरियस एग्जाम्स में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री को रिलेटेड कवर करते हैं उन सब में शामिल होने वाला है। और आपके वेरियस सेंटर के गवर्नमेंट हों या राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हों, सारे के सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हैदराबाद का विलय। ठीक है, किसका पढ़ने वाले हैं? हैदराबाद का विलय पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आराम से सुनिए और इसको समझने सुनने के बाद आपको कोई भी लेक्चर की कमी जो है वो महसूस नहीं होगी, ना ही कोई पेड वीडियो की ज़रूरत आपको महसूस होगी। तो देखिए, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर, कहाँ पे? भारत के अंदर हुआ क्या कि जब सेंटर में कोई एक पावर नहीं रही, सेंटर में जब कोई एक पावर नहीं रही तो बहुत सारी जो पावर हैं वो क्या हैं, अलग अलग जगह पे उत्पन्न होने लगी, पैदा होने लगी, नए नए लीडर पैदा हो गए। वो कहने लगे कि हम अब किसी भी शक्ति के अधीन जो हैं वो नहीं रहने वाले। ठीक है, किसी भी शक्ति के अधीन नहीं रहने वाले। जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद था, यहाँ पे बंगाल था, यहाँ पे जूनागढ़ था, यहाँ पे कश्मीर था। तो बहुत सारी जो अलग अलग शक्तियाँ हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उन्होंने केंद्र का जो नेतृत्व था, पहले जो मुगलों का जो नेतृत्व था, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो वही है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। इसमें हम एक एक करके अलग अलग पार्ट में पहले हैदराबाद को पढ़ेंगे, फिर अवध को, मैसूर को, बंगाल को, राजपूताना को, जाटों को, सिक्कों को और रोहिलखंड के क्षेत्र जो हैं इनको हम समझने वाले हैं। यानी कि इसके टोटल आप लोगों को कई पार्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे और आपको इस लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है। तो पूरा देखिए और सुनिए कि आखिर क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में क्या भूमिका थी, क्या कारण थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू थे और किस प्रकार इनका उदय हुआ। देखिए, मुगल शासक जो औरंगजेब है, इसकी मृत्यु के बाद कमज़ोर उत्तराधिकारियों की कमी के कारण जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो उन्होंने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर लिया और ये कहा कि हम लोग क्यों आपके नेतृत्व में काम करें। ठीक, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है वही शासन करता है, यही इतिहास का नियम है। तो हैदराबाद 1724 से लेकर 1798 की अगर हम बात करें तो स्थापना, हैदराबाद की अगर बात कर रहे हैं तो 1589 में गोलकुंडा के कुतुब शाही शासक कुली कुतुब शाह ने कौन सी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नगर की स्थापना की, जिसका पहले नाम जो था वो क्या था, भाग्यनगर था। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं कि इसकी स्थापना 1589 में होती है। कहाँ होती है? गोलकुंडा में। किसके? कुतुब शाही शासक कुतुब शाह के द्वारा। कौन सी नदी किनारे? मूसी नदी किनारे। नाम क्या है? हैदराबाद। पहले नाम क्या था? भाग्यनगर। तो यहाँ से देखिए कितने सारे पॉइंट बन गए आप लोगों के, कितने सारे क्वेश्चन बन गए। तो आप लोगों को एक तो डेट याद रखनी है, एक गोलकुंडा, एक कुतुब शाही वंश, किसके द्वारा? कुतुब शाह के द्वारा। नदी कौन सी? मूसी नदी। नाम क्या? हैदराबाद। और पहले नाम क्या? भाग्यनगर। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है। स्टोरी में आगे देखिए होता क्या है। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था और इसका नाम क्या रखा? दक्कन सूबा रखा। यहाँ एक पॉइंट बनता है कि जब औरंगजेब ने 1687 में अपने अधीन किया तो इसका नाम क्या रखा? दक्कन सूबा कर दिया। पूछा जाता है कि दक्कन सूबा किसका नाम था, तो आप लोग बता सकते हो हैदराबाद का नाम था, या फिर इतिहास में आपको पढ़ते हुए ये शब्द मिले तो आप समझ जाएंगे ये हैदराबाद के बारे में बात हो रही है, जिसमें दक्षिणी भारत के कुल 6 मुगल सूबे शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे एक एक करके देखिए। सबसे पहले बरार, उसके बाद बीजापुर, इसके बाद हैदराबाद, इसके बाद खानादेश, इसके बाद औरंगाबाद। ये जो हैं सबके सब क्या हैं, शामिल रहे। आगे देखो, मुगल शासकों द्वारा दक्कन सूबे पर अपना एक वायसराय जो है वो नियुक्त किया जाता था, जो समय समय पर बदलता रहता था। समय समय पर औरंगजेब या कोई अन्य मुगल शासक के द्वारा उसका पदस्थापन जो है वो किया जाता था। आगे देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जुल्फिकार खान ने इस सूबे को जुल्फिकार खान ने इस सूबे को सिया राज्य में तब्दील करने का असफल प्रयास किया। वर्ष 1713 में मुगल शासक फर्रुखसियर ने निजाम उल मुल्क, नाम याद रखना है, निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया, परंतु दरबार की राजनीति के कारण
उसे वापस बुला लिया गया था, क्योंकि दरबार में आप लोगों को मालूम है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थिर शासन नहीं रहा। जो शासक थे वो कुछ समय शासन करते, या तो उन्हें मार दिया जाता था या कोई दूसरा उनकी जगह टेक ओवर कर लेता। तो सबसे पहले 1713 में मुगल शासक फर्रुख शेर ने यहाँ पर किसको भेजा, निजामुल मुल्क को भेजा, लेकिन कुछ समय बाद उसको वापस बुला लिया गया क्योंकि दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं थी। इसके अलावा 1722 से लेकर 24 के मध्य मुगल शासक मोहम्मद शाह सेकंड ने निजामुल मुल्क, ठीक है, निजामुल मुल्क को क्या बनाया, अपना वजीर बनाया, परंतु दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर वह दक्कन आ गया। यानी कि अब इस बार वो मतलब जो निजामुल मुल्क था वो खुद ही आ गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दरबार है वहाँ पे बहुत सारी कूटनीति राजनीति होती रहती थी और डेली ये चीज़ें वहाँ चलती थी कि किसको कैसे नीचे खींचना है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वहाँ एक स्थिरता नहीं थी, इसलिए वजीर जैसा पद छोड़कर कौन जो निजामुल मुल्क है वो कहाँ आ गया, दक्कन आ गया। उसने मोहम्मद शाह को कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरबार में, बहुत सारी परेशानी है, इसलिए वो कहाँ जाता है, दक्कन आ जाता है। यहाँ पर निजाम ने दक्कन सूबे को अपने अधीन करने का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि पूरा दक्कन जो है वो सामंतों और इनके बीच में डिवाइड था। तो जिसका विरोध तत्कालीन दक्कन के जो मुगल सूबेदार थे, कौन, मुजारिक खां, इसके द्वारा किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो पहले से जो नियुक्त था, कौन नियुक्त था, दक्कन का जो मुगल सूबेदार था, कौन, मुजारिम खां, ये यहाँ पहले से था, ठीक है। अब दो पावर एक जगह तो हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर पहले जो मुजारिम खां था इसने इसका विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप जो विरोध किया तो निजामुल मुल्क और मुजारिम खां के मध्य क्या हुआ, झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, और इनके बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, तो 11 अक्टूबर 1724 को शंकरखेड़ा का युद्ध होता है, महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है, का युद्ध हुआ। इसमें मुवारिज खां जो है वो हार जाता है और निजामुल मुल्क क्या करता है, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लेता है। आप लोगों को याद रखना है शंकरखेड़ा का युद्ध महाराष्ट्र में कब होता है, 1724 में होता है, 11 अक्टूबर को होता है। किन किन के मध्य होता है, तो दिल्ली से आए हुए निजामुल मुल्क और वहाँ पे पहले से जो सूबेदार थे मुजारिम खां, इनके मध्य होता है, जिसकी राजधानी 1725 में हैदराबाद रखी गई। इस प्रकार निजामुल मुल्क जो है वो हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता की क्या करता है, स्थापना करता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना जो है वो किस युद्ध की बात की गई, तो शंकरखेड़ा महाराष्ट्र का युद्ध हुआ था 11 अक्टूबर 1724 को निजामुल मुल्क और किसके बीच में, निजामुल मुल्क और मुबारक खां के बीच में युद्ध हुआ था। आगे देखिए इसमें होता क्या है कि जो मोहम्मद शाह ने 1725 में इसकी स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। अब इसको सर्टिफिकेट भी मिल गया कि भाई आप स्वतंत्र हो, कब, 1725 में, तथा आसफ जहाँ की उपाधि के साथ निजामुल मुल्क जो है वो दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। 1725 में इसको ऑफिशियल मान्यता मिल गई, तो मोहम्मद शाह ने 1725 में स्वतंत्रता की इनको मान्यता दे दी और इसको उपाधि दी आसफ जहाँ की। इसके साथ निजामुल मुल्क दक्कन का प्रथम वायसराय नियुक्त किया, फर्स्ट, ठीक। चलिए इसके अलावा क्या होता है, निजामुल मुल्क का मूल नाम जो था वो क्या था, मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, ठीक। इसका जो मूल नाम था वो क्या नाम था, मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी। निजामुल मुल्क भी आपको याद रखना है, मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी भी आपको याद रखना है, और जो उपाधि मिली थी आसफ जहाँ की वो भी आपको याद रखनी है। इसे औरंगजेब ने एक और उपाधि पहले दी थी, चिनकिलीच खां की उपाधि दी, तथा फर्रुख शेर ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी। तो ये एक उपाधि है, कौन सी, चिनकिलीच खां, चिनकिलीच खां भी बोल सकते हो आप इनको। और फर्रुख शेर जो है उसने इसको निजामुल मुल्क की उपाधि दी थी, यानी कि जिस नाम से हम जान रहे हैं निजामुल मुल्क, वो उपाधि किसने दी थी, फर्रुख शेर ने दी थी। आगे इसमें चलिए और समझते हैं कि इस प्रकार 1724 में निजामुल मुल्क जो है वो हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना करता है, ठीक है। किसकी स्थापना करता है, आसफ जाही वंश की स्थापना करता है। तो अब देखो यहाँ पे उपाधि मिली हुई थी, ये आप लोग देख रहे हो ना, आसफ जाही की उपाधि थी, तो इसलिए इस वंश का नाम आ गया, क्या पड़ गया, आसफ जाही वंश की स्थापना की, जो कि 1948 तक यह वंश चलता रहा। इस प्रकार प्रथम निजाम आसफ जहाँ फर्स्ट निजामुल मुल्क था, जिसे 1729 से 48 तक शासन किया। इस अवधि में निम्न कार्य हुए, देखते हैं क्या क्या कार्य हुए थे। 1727 तक निजाम के मराठों से संबंध जो थे वो मधुर थे, अच्छे थे, परंतु बाद में संबंध जो है वो खराब हो जाते हैं। निजाम द्वारा चौथ व सरदेशमुखी टैक्स था, मराठे लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी
इसके अलावा कोल्हापुर के संभाजी सेकंड को मदद करना। तो ये दो मुख्य कारण बने थे जिसके बीच से मराठों और हैदराबाद के जो निज़ाम थे इनके बीच संबंध खराब हो जाते हैं। आगे देखो, उक्त कारणों के कारण बाजीराव फर्स्ट ने निज़ाम और मुगल सेना के मध्य 28 फरवरी 1728 को कौन सा युद्ध होता है? पालखेड़ा महाराष्ट्र का युद्ध होता है, जिसमें निज़ाम पराजित हो गया, यानी कि निज़ाम जो है वो मराठों से नहीं जीत पाता है। और 6 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि को मंजूर हुआ, जिसमें निम्न शर्तें रखी गई। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बन रहे हैं कि बाजीराव फर्स्ट ने आक्रमण किया निज़ाम के ऊपर, और निज़ाम और मुगलों के बीच में ये युद्ध, जो निज़ाम और मुल्क जो है वो एक तरफ थे और मराठे एक तरफ थे। 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ा महाराष्ट्र का युद्ध लड़ा गया, इसमें निज़ाम जो है वो पराजित हुआ। और 6 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि हुई, जिसके तहत कुछ शर्तें थी। पहला है चौथ और सरदेशी टैक्स था वो देना पड़ेगा, और कोल्हापुर के संभाजी सेकंड को मदद ना देने का वचन दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नादिर शाह का आक्रमण। देखिए, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है। हिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने निज़ाम को दिल्ली का राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे निज़ाम ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि निज़ाम पहले से ही दिल्ली दरबार की गतिविधियों से फेमस था, वो उसी से परेशान होकर यहाँ पे आया था। जब नादिर शाह आया तो इसने इसको कहा कि आप दिल्ली के राजा बन जाओ, तो इसने मना कर दिया कि मैं हैदराबाद में ही खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। 1748 में निज़ाम की मृत्यु हो जाती है, और मुजफ्फर जंग व नाजिर जंग के मध्य उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें नाजिर जंग का पक्ष ब्रिटिश ने और मुजफ्फर जंग का जो पक्ष है वो फ्रांसीसी सेना लेती है। इस प्रकार निज़ाम मुल्क की मृत्यु के बाद जो हैदराबाद है वो उत्तराधिकार युद्ध में फंस जाता है। इस उत्तराधिकारी मुद्दे पर दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो है वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन जीत किसकी होती है? मुजफ्फर जंग शासक बनता है। हैदराबाद के मामलों में यूरोपियों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, क्योंकि पहले इसमें कोई भी कंपनी का हाथ नहीं था, लेकिन जब हैदराबाद में उत्तराधिकार युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेज एक तरफ हो गए, यूरोपीय एक तरफ हो गए, और इस प्रकार इंटरफेयर होने लग गया हैदराबाद के मामलों का। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग कौन है? शासक बनता है। जब मुजफ्फर जंग मर जाता है तो कौन शासक बनता है? सलाबत जंग बनता है। ठीक, आगे देखो, सलाबत जंग के बाद में 1762 ईस्वी में निज़ाम अली सिद्दीकी शासक बनता है, और उसने आसिफ जहां सेकंड की उपाधि धारण की। ये 1803 तक निज़ाम रहा। इस समय मैसूर और मराठा मजबूत क्षेत्रीय शक्तियाँ बन चुके थे, मुग़ल कमज़ोर हो चुके थे। हैदराबाद में ब्रिटिश जो कंपनी है उसका हस्तक्षेप बढ़ चुका था। उक्त कारणों के चलते हैदराबाद कमज़ोर हुआ। सितंबर 1798 में वेलेजली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हैदराबाद बन गया। क्योंकि हैदराबाद कमज़ोर हो गया था, उस पर बार बार उसके मामलों में कभी मराठा इंटरफेयर करते थे, कभी मैसूर इंटरफेयर करता था, कभी यूरोपीय शक्तियाँ इंटरफेयर करती, कभी फ्रांसीसी इंटरफेयर करते। इससे उसने क्या किया? सितंबर 1798 को वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार हैदराबाद पहला राज्य बना, पहली रियासत बनी जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन निकल के आएगा, 100% आएगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हम इसकी सीरीज़ लगातार वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग अच्छे नोट्स भी बना सकते हो। आप लोग अच्छे नोट्स बनाओगे तो उससे जल्दी आपका रिवीजन हो जाता है बजाय किताबों के, क्योंकि किताबों में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी कहानियाँ जो हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन हमको वो निचोड़ चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम क्लियर करा सके। आप लोग कोई भी वेरियस एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के दे रहे हों, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हों, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इतिहास आता है या खुद आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। तो मिलते हैं जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। देखो मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा, ये हैदराबाद था उस समय, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये हैदराबाद था, ये वाला जो हिस्सा है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था हैदराबाद, कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। ठीक, और इंडियन हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो हैदराबाद का रहा है। इनका विलय कैसे होगा मैं वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने उत्कर्ष आपको बता दिया है कि उत्कर्ष कैसे हुआ था। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू।